अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंस ऑफ द एटम। इस लेक्चर में हम एटम की टोटल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि जो एटम के एविडेंस थे वो हमें किस तरह हासिल हुए, किस तरह इंसान ने ये कहा कि एटम एग्जिस्ट करता है और जितना भी मैटर है वो सारे का सारा एटम से मिलके बना हुआ है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, एविडेंस ऑफ जो एटम है वो आज से नहीं, वो जब से ये अर्थ जिसमें इंसान ने जीना शुरू किया तब से ही इंसान के जहन में एक सवाल आया कि ये जो मैटर है, जो कुछ भी हमें नज़र आता है, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। चाहे हम बात करें मॉडर्न केमिस्ट्री की या क्लासिक केमिस्ट्री की, रिसर्चर्स का ये एक कोर टॉपिक रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती रही है। अब इस चीज़ के बारे में जो कि देखें, आल दो जितनी भी दुनिया है इसमें जो भी मैटर हमें नज़र आता है वो एटम से मिलके बना है, लेकिन एटम को किसी ने देखा नहीं है। और जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किए वो सब हमेशा से उन्होंने ये कोशिश की है कि एटम के सबूत हासिल करें। तो इस लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ द एटम बाय द ग्रीक फिलोसफर्स। ये अर्लियर सिविलाइजेशन थी जो कि जिन्होंने एटम के बारे में रिसर्च की। अब इनका जो ग्रीक फिलोसफर्स का जो नज़रिया था कि जितना भी मैटर है ये एटम से मिलकर तो बना है, लेकिन ये जितना भी इनकी जो स्टेटमेंट थी वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से बिल्कुल आ रही थी, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि एटम कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल दैट रिजल्ट्स इनटू बेसिक यूनिट्स विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। कि एटम जो होता है वो क्या करता है, उसको हम मज़ीद छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इनको रिजल्ट करने के बाद हम इनको एक ऐसा वक्त आएगा कि उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इनके मुताबिक जो थे डेमोक्राइटस जो थे, इन्होंने क्या कहा कि जो स्मॉलेस्ट जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। ये अर्लियर ग्रीक रिसर्चर्स की स्टेटमेंट थी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ओके। अब हम बात करते हैं कि 17वीं सदी में एटम के एग्जिस्टेंस के मतलब क्या वर्क हुआ। अब 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी जब कंपोजिशन ऑफ पेयर सब्सटेंसेस हमने की साइंटिफिक रिसर्चेज ने, तो उन्होंने कुछ फ्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं ये बहुत सारी सब्सटेंसेस का हिस्सा थे, यानी बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस थे जिनमें ये एलिमेंट्स कॉमन थे, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में जितने भी हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सेम कंपाउंड को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर किस्म के बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये पाए जाते थे। उन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेट किया कि जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होते हैं आपस में, तो एक कंपाउंड बनते हैं। अब उन कंपाउंड्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन करके उनके एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये वर्क था 17th सेंचुरी में एटम की जो थी एविडेंस के बारे में। इसके बाद जॉन डाल्टन, उनकी थ्योरी आती है 1868 में। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकग्नाइज किया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और आल्सो कंजर्वेशन ऑफ
मास, ये जो दो लॉ थे, उन्होंने कहा कि इन दो लॉ को हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं एटम की एग्जिस्टेंस से। डॉन डाल्टन इनको इससे रिलेट कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनको हम एटम की एग्जिस्टेंस के साथ प्रूव कर सकते हैं। और उसने एक थ्योरी पेश की जिसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उसकी थ्योरी के मुताबिक जितना भी मैटर है वो कंपोज हुआ है एटम से। अब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपनी ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी डाल्टन की जो थी एटॉमिक थ्योरी, इसके मुताबिक तमाम का तमाम जो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। अब ये जो एटम्स हैं ये एलिमेंट्स के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। इसके मुताबिक डेफिनेशन क्या बनती है एटम की, जब बहुत सारी कंसेक्टिव एफर्ट्स के बाद, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद एटम की एक डेफिनेशन जो थी वो लिटरेचर की किताबों में मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। या फिर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। देखिए सोडियम है, क्लोरीन है, ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक एटम है। इसके मुताबिक विच कैन टेक पार्ट है ना केमिकल रिएक्शन, क्लोरीन भी क्या है, एक एटम है। इसकी दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक कि एटम एग्जिस्ट भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी। इसकी मिसाल देखें, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये जितनी भी जो हैं ये गैसेज हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस तरह के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल गैसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये O2 की शक्ल में, N2 की शक्ल में, क्लोरीन की शक्ल में, ठीक है, Br2 की फॉर्म में ये क्या करेंगी, एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसके बाद एटम की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जिसके बारे में जो मॉडर्न रिसर्चर्स कहते हैं कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ये एटम है हमारे पास, ये फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि एटम के अंदर मौजूद हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, ये सारे क्या हैं, ये न्यूट्रॉन, ये क्या हैं, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा हाइप्रोन, ओके, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ये क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। लेकिन इस तरह के मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाद बर्जिलियस जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मासेस को उसने डिटरमाइन किया, ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स वेर ही टोल्ड अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर आल्सो वेरी क्लोज टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न वैल्यूज़ हैं और ये बर्जिलियस की तरफ से गिवन है, और ये एलिमेंट्स जिनके बारे में उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास दिया था। देखिए क्लोरीन बर्जिलियस का और आज की ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, इनका भी रेंज बहुत ही मिलती जुलती है। तो बर्जिलियस ने इस तरह केमिस्ट्री में यानी कंट्रीब्यूट किया, और इसने क्या किया, सीजियम, थोरियम, सेलेनियम और सिलिकॉन को
डिस्कवर करके केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया अपनी एफर्ट्स। अब माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए एटम्स के एविडेंस जो हैं बेसिकली नेकेड आई के ज़रिए हम ह्यूमन आई के ज़रिए एटम को देख ही नहीं सकते, बहुत ही स्मॉल साइज होता है। अब हम जो होते हैं माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जो कि 500 नैनोमीटर के जो साइज़ की जो ऑब्जेक्ट है उसको भी वो देख सकती हैं। अब इसमें इस इमेज में अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रेफाइट इमेज है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया था। ओके, अब इसमें क्या है कि ये यूज़ करता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो सिंपल है कि जो वेवलेंथ था, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द विजिबल लाइट, इसलिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के बीम को यूज़ करते हैं। अब ये ग्रेफाइट के एक पीस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया गया एक इमेज है, अब जिसको 15 मिलियन टाइम क्या कर दिया, जूम करके देखा गया है। अब ये जो ब्राइटर जो है ना, जिसमें ये वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये क्या हैं, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसके बाद अब आगे हम चलते हैं तो वो आ जाता है कि एविडेंस ऑफ एटम बाय एक्सरेज। एक्सरेज ये 19वीं सदी का काम था जिसने शो किया कि जो डायमीटर्स ऑफ द एटम्स आर द ऑर्डर ऑफ 2 पावर 0.2 नैनोमीटर टू 2 एंगस्ट्रॉम। अब मासेस ऑफ जो एटॉमिक रेंज हैं वो क्या होते हैं, 10 पावर माइनस 27 kg। अब इनको हम क्या करते हैं AMU में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सरे की वजह से जो एटम का एविडेंस था वो भी हमें मिला, क्योंकि एक्सरे इस साइज के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती हैं। और कंक्लूजन की तरफ जब बढ़ते हैं तो जितना भी हमने एविडेंस को आज डिस्कस किया, इससे प्रूव होता है कि एटम एग्जिस्ट करता है एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, और इससे के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी बुक के ऊपर एक फुल स्टॉप होता है, इसमें क्या हो सकते हैं कि 2 मिलियन एटम क्या होते हैं अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम इतना स्मॉल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।